देश का लगभग 12% भौगोलिक क्षेत्र शुष्क क्षेत्र के रूप में पाया जाता है। यहाँ के रहने वाले लोगों ने कृषि, पशुपालन और वानिकी के लिए उचित भू प्रयोग और प्रबंधन पद्धतियां विकसित की, लेकिन बाद में वो बढ़ती आवश्यकताओं की वजह से अपर्याप्त सिद्ध हुई, जिससे संसाधनों का दोहन हुआ, भूमि का तेजी से ह्रास हुआ और उत्पादकता में कमी हुई। नुकसान की प्रक्रिया को कम करने और संसाधनों के वैज्ञानिक और स्थायी प्रबंधन के लिए 1952 में मरुवनीकरण केंद्र की स्थापना जोधपुर में की गई। 1959 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन इसे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी के रूप में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना इस प्रारूप में 1 अक्टूबर 1959 को हुई थी। इस संस्थान के 6 दशक से भी ज़्यादा समय हो चुका है और मुख्य प्रयोजन इस संस्थान को स्थापित करने का 3 तरह के प्रयोजन थे। पहला ये था कि शुष्क क्षेत्रों के अंदर समन्वित कृषि प्रणाली का विकास किस तरह से किया जाए। दूसरा, यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी उपलब्धता को देखते हुए किस तरह से कृषि प्रणाली के अंदर सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन किया जाए। और तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य ये रहा था कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनके अंदर कितना और किस रूप में बदलाव आ रहा है, ताकि उस बदलाव को हम एनालिसिस करके ये बता सकें कि इस बदलाव से कृषि क्षेत्र में कितना बदलाव आया है, या दूसरे शब्दों में कृषि में उन्नति करने के बाद इनके प्राकृतिक संसाधनों में किस तरह का बदलाव आया है। इसकी भी स्टडी हमारे इंस्टीट्यूट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। देश के शुष्क पश्चिमी क्षेत्र अल्प वर्षा, उच्च तापमान, तेज हवा की गति, उच्च वाष्पोत्सर्जन, अल्प मृदा उर्वरता और मृदा की कम जल धारण क्षमता के कारण यहाँ फसलों की उत्पादकता बहुत कम है। इस क्षेत्र में टिब्बा और अंतर टिब्बा युक्त रेतीली जमीन पाई जाती है, जो कम जल धारण करने वाली और कम उपजाऊ होती है। संस्थान की फसल वाटिका में ग्वार, मूंग, मोट, बाजरा, तिल जैसी फसलों पर शोध कार्य किए जा रहे हैं। फसल वाटिका में हमने एक ही जगह पे शुष्क क्षेत्र की जो अपनी मरुस्थल की 5 मुख्य फसलें मूंग, मोट, ग्वार, बाजरा और तिल है, इन सभी की 20-20 किस्में एक साथ, उन्नत किस्में हमने एक साथ लगाई हैं। और एक साथ लगा के और किसान भाई जब भ्रमण करते हैं तो एक साथ इनका निष्पादन आप देख के, एक साथ लगी हुई होंगी तो आप अंदाज़ा लगाओगे कि कौन सी फसल जल्दी पकने वाली है, कौन सी देरी से पकने वाली है, किस में फलियां ज़्यादा आ रही हैं, किस में चारा ज़्यादा आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें किसान भाई एक साथ देख सकते हैं। एक साथ लगी हुई आप देखोगे तो इन 5 फसलों में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 5 फसलों में से कौन सी फसल मुझे बोनी है और कौन सी फसल की कौन सी किस्म बोनी है। तो जैसे आप देखोगे तो देखते ही आपको तुरंत पता लग जाएगा कि मोट की काजरी मोट जो 2 है वो अच्छी है, आरएमओ आपकी 257 अच्छी है। इसके अलावा मूंग में जब आप देखोगे तो IPM 2-3 है, विराट है, ये किस्में जल्दी पकने वाली हैं, बहुत अच्छी हैं। ऐसे ही गवार में जब किसान भाई देखेंगे तो आपको RGC 1033, HG 563 ये किस्म अच्छी उत्पादन देने वाली किस्में हैं। ऐसे ही तिल में RT 351 है, बाजरा में आपकी HHB 67 है, सबसे जल्दी पकने वाली किस्म है। इसके अलावा आपकी MPMH 17 है, RH भी 173 है, RH भी 177 है। इसके अलावा जब किसान भाई हमारे संस्थान में फसल वाटिका का भ्रमण करके देखते हैं, देखने के साथ ही किसान भाइयों का सवाल होता है कि साहब हमें बीज कहाँ से मिलेगा। तो जब किसान भाई यहाँ देख के संतुष्ट हो जाता है कि ये किस्म मेरे लिए अच्छी है, तो उन्हीं किस्मों का हम वृहद स्तर पर बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहे हैं। आप जानते हो कि हरित क्रांति में मुख्य योगदान बीज का था, इसलिए हम किसान भाइयों को उन्नत किस्मों का बीज है वो उपलब्ध करवाते हैं। राजस्थान का पश्चिमी भाग सौर ऊर्जा के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है।
जहां वर्ष में तकरीबन 300 दिन प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिलता है। एग्रीवोल्टाइक प्रणाली का विचार भविष्य में खाद्य और ऊर्जा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लाया गया, जिसमें एकल भू उपयोग तंत्र में फसल और बिजली दोनों का उत्पादन किया जा सकता है। व्यवसायिक रूप से उपलब्ध फोटोवोल्टाइक पैनल की दक्षता 12 से 15% है और ये भविष्य में संभावित ऊर्जा की जरूरत और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से बहुत ही बढ़िया विकल्प है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में 105 किलोवाट की एग्रीवोल्टाइक प्रणाली की स्थापना की गई है। ऐसी प्रणाली का प्रयोग करके किसान अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, साथ ही बची हुई बिजली ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। 105 किलोवाट की कृषि वोल्टेक प्रणाली की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है, इसमें 3 कार्य एक साथ कर सकते हैं: विद्युत उत्पादन, कृषि और जल संरक्षण। और इसी स्कीम को भारत सरकार ने वर्ष 2018 में स्वीकृत करते हुए किसानों के लिए कुसुम योजना शुरू की है, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। इस योजना में किसान अपनी जो खेती की ज़मीन है उस पर इस प्रणाली को लगा सकता है और इसके साथ साथ वो विद्युत उत्पादन जो उसके खेत में यूज़ हो रहा है वो तो कर सकता है, और इसके अलावा जो अतिरिक्त विद्युत उत्पादन हो रहा है वो ग्रिड को बेच सकता है और उससे उसकी अतिरिक्त आमदनी बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ वो जो खेती भी जो बीच में सोलर पैनल के बीच में जो जगह है उसमें वो अपनी खेती कर सकता है और खेती से भी वो मुनाफा कमा सकता है। तो ये जो परियोजना है, ये परियोजना किसानों इस पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है, जहाँ की एक तो वर्षा का बहुत अभाव है और इन कठिन परिस्थितियों में वो जब वर्षा का अभाव होता है और जब फसल नहीं होती है तो इस स्कीम को लगा करके जो विद्युत उत्पादन से जो धनराशि प्राप्त कर सकता है उससे उसकी आर्थिक स्थिति बढ़िया हो सकती है। और इस प्रणाली से हमने एक अनूठा कार्य इसमें किया वो जल संरक्षण। जैसे वर्षा का जो पानी है वो जब सोलर पैनल पे आके गिरता है और उसके नीचे हमने चैनलाइज्ड करके हमने 1 लाख लीटर का टांका बना दिया है, उस टांके में वो पूरा जल चला जाता है और उसी जल का हम वापस उपयोग करके और हम पैनल की सफाई भी कर सकते हैं और इसके अलावा उस पानी को हम खेती में भी काम ले सकते हैं। तो क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा का बहुत अभाव है और उस स्थिति में अगर हम सोलर पैनल के ऊपर जो जल गिर रहा है उस जल को हम संरक्षित करते हैं तो ये भी एक बहुत ही अनूठा प्रयोग है इस क्षेत्र के लिए। तो इस प्रणाली का किसानों के लिए बहुत अधिक उपयोग है। सेवन घास, अंजन घास, मोटा दामन, ग्रामणा, मूठ, ये शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली मुख्य चरागाह घासें हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। 1959 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन इसे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी के रूप में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया। शुष्क क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी है। ऐसे क्षेत्रों में अपशिष्ट जल को प्रयोग लायक बनाकर पानी की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। अपशिष्ट जल को उपचारित करने की प्रक्रिया को अपशिष्ट जलोपचार कहते हैं। संस्थान में अपशिष्ट जल का उपचार करने के लिए पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट जल उपचार यंत्र का निर्माण किया गया है। शुष्क क्षेत्रों में जल की कमी एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। इस जल की कमी को दूर करने के लिए हमारे संस्थान ने पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट जल उपचार यंत्र का निर्माण किया है। इस यंत्र के तहत हम आवासीय परिसर से लगभग 1 लाख लीटर पानी जो घरों के अंदर काम होता है, जो पानी पहले व्यर्थ चला था, उस पानी को प्रयोग करने के लिए हमने पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट जल उपचार यंत्र का निर्माण किया है। इस यंत्र में 1 लाख लीटर पानी प्रतिदिन आता है और ये पानी शुद्ध होकर हम इस पानी को वापस किसी फसल के उत्पादन में काम ले सकते हैं। इसमें एनर्जी का प्रयोग नहीं होता है और हर साल इसकी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। तो इस तरह के प्लांट का गांव के अंदर भारी क्षेत्र में जहां पर कुछ किसानों का समूह है, इस प्लांट का हम प्रयोग कर सकते हैं और वर्ष में लगभग 365 लाख लीटर पानी की हम बचत कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़े क्षेत्र के
में कृषि उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान साबित हो सकती है। शुष्क क्षेत्र के किसानों के लिए पानी की समस्या काफी गंभीर है। इसलिए इन किसानों के लिए संस्थान ने कम या अल्प जल में पैदा होने वाली फसलों और फलों पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसे अनार की खेती। अनार शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण फल है। अभी राजस्थान में खास करके सूखा वाले क्षेत्रों में अनार की खेती दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ऐसे किसान जिनके यहाँ बिजली या पानी की समस्या है, वो ऐसे किसान इसकी खेती कर सकते हैं। उस चीज़ को मद्देनज़र रख के नाबार्ड के सहयोग से इस मॉडल का विकास किया गया है, जिसमें हमने कोशिश किया है कि जो वर्षा का पानी हो अधिक से अधिक संरक्षित की जा सके। उसके लिए हमने जो अरेंजमेंट किया है कि अगर आप देखेंगे तो 2 अनार की कतारों के बीच में एक पॉलीथीन की सीट लगाई गई है, जिससे कि जो वर्षा का पानी है, रन ऑफ है, वो अधिक से अधिक हमारे इसमें एक फार्म पॉन्ड विकसित किया गया है और ये लगभग 2 लाख लीटर कैपेसिटी का फार्म पॉन्ड है, जिससे कि अनार की सिंचाई लगभग 70 से 80% तक कर सकते हैं। दूसरा है बिजली की समस्या को देखते हुए हमने इसमें सोलर सिस्टम का अरेंजमेंट किया है, जिससे कि अपने जो ड्रिप है उसको सोलर से चला सकते हैं। हमारे जो शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पे इसकी खेती हमेशा जुलाई से लेकर जनवरी फरवरी तक के लिए संस्थित की जाती है और ये जो वर्षा आधारित जल है इसका समुचित उपयोग इस सीजन में अधिक से अधिक हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो जुलाई से लेकर सितंबर तक इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है और सितंबर के बाद जो पानी इकट्ठा रहता है उसको हम बड़ी आसानी से इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इवेपोरेशन लॉस है, सूर्य के प्रकाश से पानी उड़ने की जो कम से कम रहती है, तो इसलिए अनार एक बहुत संतुलित फसल है इस तरह के आधारित खेती के लिए और इस तरह की खेती करके किसान अधिक से अधिक आमदनी कर सकते हैं। उन्नत चारागाह पद्धति अपनाकर कम उपजाऊ जमीन को उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिससे पशुओं के लिए चारा और दूसरे उपयोग के लिए काष्ठ और जलाऊ लकड़ी प्राप्त की जा सकती है। संस्थान में विकसित की गई घास लगाने की तकनीकें अपनाकर चारागाहों की गिरती दशा पर रोक लगाई जा सकती है। सेवन घास, अंजन घास, मोटा दामन, ग्रामणा, मूठ ये शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली मुख्य चरागाह घासें हैं। इन घासों को लगाने से किसान भाइयों को 3 मोटे मोटे फायदे होते हैं। एक तो ये जानवरों को अच्छी गुणवत्ता का चारा प्रदान करती है, दूसरे अपने भूमि का कटाव रोकती है, जैसे बरसात से है, हवा से है, वो कटाव नहीं होने देती। तीसरा है भूमि का उपजाऊपन बढ़ाती है। इनकी जड़ें हैं वो खूब फैली हुई होती हैं, तो ये ऑर्गेनिक पदार्थ हैं ज़मीन में मिलाती हैं। इन घासों को लगाने से किसानों को जो चारा मिलता है वो बहुत ही अच्छा चारा होता है और उसमें कोई हानिकारक तत्व जानवरों के लिए नहीं होता है। तो इन घासों को लगाने का है जहाँ तक 20 जून के बाद में 15 जुलाई तक लगा सकते हैं। लगाने के लिए बीजों का उपयोग किया जाता है। बीजों को लाइन में बोना ही सबसे उचित रहता है और एक ये ध्यान देना है कि इनमें बीजों को जब बुआई करें तो मिट्टी या रेत है वो कम से कम आए, क्योंकि इनका जो दाना होता है बीजों के अंदर तो वो बहुत ही बारीक होता है, जिससे अंकुरण प्रभावित होता है। इन चरागाह घासों को आपको बार बार खेत में नहीं लगाना पड़ता। अगर संभाल के रखोगे तो 5-10 साल तक ये अच्छा चारा देते हैं। सेवन घास से तो आप कई दशक तक अच्छा चारा ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी घास है। इस तरह इन चारागाह घासों से 30 से 35 क्विंटल शुष्क पदार्थ पूरे वर्ष 1 हेक्टेयर से ली जा सकती है। मरुस्थलीकरण जमीन के खराब होकर अनुपजाऊ हो जाने की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों समेत अन्य कई कारणों से शुष्क, अर्धशुष्क और निर्जल और अर्धनम इलाकों की जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है। इससे जमीन की उत्पादन क्षमता में कमी हो जाती है। मरुस्थल की रोकथाम के लिए संस्थान ने एक प्रणाली विकसित की है, जिसके अंतर्गत पेड़, झाड़ी और घास को लगाया जाता है। इससे मिट्टी के क्षरण को भी रोका जा सकता है। मरुस्थलीकरण देश का तथा राजस्थान प्रदेश का एक प्रमुख समस्या है। ये प्रमुख समस्या क्या होता है? रेत का उड़ना, वायु द्वारा उड़ना, जल द्वारा कटाव होना, खारापन आ जाना तथा कठोर बन जाना। ये सब क्रिया से किसान भाइयों का जमीन पैदावार जो होता है, उत्पादकता जो होता है वो कमी आ जाती है। इसको रोक राक करने के लिए तथा रेत का जो संचालन है उसको रोकने के लिए
काजरी ने कुछ प्रणाली बताया है। उसमें प्रमुख प्रणाली यह है जो रेत के ऊपर, टिबे के ऊपर चेकर बोर्ड सिस्टम जो जैविक आधारित है, उसमें पेड़ लगाना, घास लगाना और झाड़ियाँ लगाना, ये सब चीज़ लगा के रेत का संचालन को रोकना। अगर हम प्रमुख फसलों का, प्रमुख झाड़ियों का, प्रमुख घास का बताया जाए जो किसान भाई को लाभान्वित करेगा, तो मैं अगर बताऊं कुम्मट, जैसे कुम्मट है, खेजड़ी है, इजराइल बबूल है, ये पेड़ों का प्रजातियां हैं। अगर झाड़ियों का आप बात करें, सिणियाँ है, खींप है, आक है, फोग है, तथा अगर घास का प्रजातियों का बात करें तो सेवन है, मोटा धावण है, मुरट है। तो ये सब जो प्रजातियां हैं, ये प्रजातियों का उपयोग करके हमने टिबा का स्थिरीकरण किया है और किसान भाइयों को इसमें लाभ प्राप्ति हुई है। टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी है कि यदि किसान चाहता है कि मेरे को नया उपक्रम करना है तो बाजरा के बिस्किट बना सकता है, बाजरा के कुरकुरे बना सकता है और बाजरा की चॉकलेट बना सकता है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। संस्थान ने कम या अल्प जल में पैदा होने वाली फसलों और फलों पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसे अनार की खेती। शुष्क क्षेत्रों के किसानों की आजीविका में पशुधन का अहम योगदान है। यहाँ पर उत्तम नस्ल की गाय, बकरी, भेड़ और ऊंट पाए जाते हैं। इन पशुओं का प्रबंधन देश के दूसरे जलवायु वाले पशुधन के प्रबंधन से अलग है। इन पशुओं से ज्यादा उत्पादन लेना इनके उचित प्रबंधन पर निर्भर करता है। शुष्क क्षेत्रों में पानी, दाना, चारे की कमी रहती है, इसलिए इन पशुओं से अधिकतम उत्पादन पाने के लिए पशुपालकों को वैज्ञानिक प्रबंधन करना चाहिए। संस्थान के वैज्ञानिकों ने संपूर्ण पशु आहार, सप्लीमेंट पशु आहार और पूरक पशु आहार के ब्लॉक तैयार किए हैं, जिससे पशुओं को पोषक आहार मिल सके। पशुधन उत्पादन व्यवस्था के अंतर्गत पशुधन हम जो पालते हैं उसका कारण ये होता है कि उससे दूध उत्पादन, मांस उत्पादन या ऊन का उत्पादन हम उनसे कर सके। जो पशु जो चरने के लिए जाते हैं, अगर उसको चराई के लिए ना भेजा जाए तो वो चारा और दाने का पूरी तरह से मिश्रण और उसमें मिनरल, विटामिन के मिश्रण से दबाया हुआ जो ब्लॉक बनाया जाता है, उसको संपूर्ण पशु आहार का ब्लॉक एक रूप में अगर एक मुश्त खिलाया जाए तो उसकी अच्छी तरह से बैलेंस न्यूट्रिशन बन सकता है। साथ ही जो पशु जो 4-5 घंटे के लिए चरागाह में जाए और उसमें उत्पादन को लगते हुए जो तत्वों की कमी रह जाती है, वो सप्लीमेंटल ब्लॉक के तहत जो तत्वों की कमी वहाँ चराई में नहीं होती, उन तत्वों को पूरक पशु आहार के रूप में तैयार किया जा सकता है और उसके प्रौद्योगिकी करना बड़ा आसान हो गया है। इससे किसान या पशुपालक बड़ी अच्छी तरह से अपने पशुओं का आहार का नियोजन कर सकता है, साथ ही साथ ऐसा धंधा भी विकसित कर सकता है कि बाकी पशुओं के लिए भी ऐसे ब्लॉक्स वो बनाकर बेच सकता है। जैसे संपूर्ण पशु आहार के लिए उनको घास या चारा वो 40 या 60% के रूप में लेना होता है और अन्य जो दाना होता है जो संतुलित करने के लिए आवश्यक होता है, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं कि जो लोकली अवेलेबल होते हैं वो उसमें डाले जा सकते हैं, तो किसान अपने आप तैयार कर सकता है। बाजरा एक पौष्टिक फसल है। बाजरे के इसी गुण को देखते हुए संस्थान के वैज्ञानिकों ने बाजरा के प्रसंस्करण की तकनीकें विकसित की हैं। पश्चिमी राजस्थान में मुख्य तौर पे किसान जो है बाजरा की खेती करता है और बाजरा के वो खाने के तौर पे चपाती बनाता है। तो बाजरा का प्रसंस्करण एक बहुत मुख्य विषय बनता है
कि जिसमें हम देश भर में बाजरा को कैसे पहुंचाया जाए, उस दृष्टिकोण से हमने बाजरा प्रसंस्करण पे संस्थान में प्रभाग ने काम किया है। और उसके अन्य उपलब्ध उत्पाद क्या हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाजरा के फ्लेक्स बन सकते हैं, बाजरा के चॉकलेट्स बन सकती है, बाजरा के कुरकुरे बन सकते हैं। अब बाजरा क्यों खाना चाहिए, आज सारे चिकित्सक जो है हर डायबिटिक पेशेंट को ये कहते हैं कि बाजरा खाइए, ग्लूटेन फ्री डाइट खाइए, जो पेट में आदमी के आंतों में जाके चिपक जाता है। तो बाजरा खाने से, क्योंकि उसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, 2 से 3% फाइबर मिलता है, 8 से 9%, 11% तक प्रोटीन मिलता है, और उसमें आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है। जो बाजरा की रोटी है वो सारे देश में नहीं पहुंच सकती, परंतु यदि अपन बाजरा के कुरकुरे बना के देते हैं तो सारा जो है देश और सारे जो नागरिक हैं वो उसको पसंद करेंगे और वो प्रोडक्ट हमारे देश भर में पहुंच सकता है। और उस तरह की टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी है कि यदि किसान चाहता है कि मेरे को नया उपक्रम करना है तो बाजरा के बिस्किट बना सकता है, बाजरा के कुरकुरे बना सकता है और बाजरा की चॉकलेट बना सकता है। इस ढंग से वो नए नए प्रोडक्ट बना के और अपने आमदनी को बढ़ा सकता है और लघु उद्योग स्तर पे इन तीनों चारों कारोबार को कर सकता है। संस्थान ने पानी की कमी को पूरा करने के लिए कई तरह की प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। इन प्रौद्योगिकियों और तकनीकों का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी संस्थान में दिया जाता है। किसान मेलों के माध्यम से किसानों से संवाद स्थापित कर उनकी परेशानियों का भी निवारण किया जाता है। इसके अलावा संस्थान किसानों को उन्नत बीज, उत्पादन तकनीक और कृषि साहित्य भी देता है। संस्थान द्वारा कई तरीके की तकनीकियां हैं, जैसे वर्षा जल संग्रहण, वर्मी कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेपियर ग्रास प्रोडक्शन, उच्च गुणवत्ता का सीड प्रोडक्शन, दालों का सीड प्रोडक्शन, खजूर, उद्यानिकी संबंधित कई तरीके के प्रयोग संस्थान में किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, सौर ऊर्जा का किस तरीके से समुचित उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में किसान को पूरी जानकारी दी जाती है। कृषि विज्ञान केंद्रों में किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षण पूर्णतया निःशुल्क होता है। जो किसान हमारी तकनीक को फार्म पर ले जाकर प्रायोगिक तौर पर करना चाहते हैं, उनके साथ भी हम जोड़ करके विभिन्न प्रोजेक्ट्स के तहत काम करते हैं। फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम में हमने टांका, जिसके अंदर पानी का, वर्षा जल का संग्रहण किया जा सकता है, उस टांके के द्वारा किस तरीके से पीने के पानी की सुविधा और उद्यानिकी पौधे लगाए जा सकते हैं, इसका प्रशिक्षण किया है। और इसका प्रायोगिक लाभ भी किसानों को मिल रहा है। जो किसान हमारी तकनीकी को पूर्णतया अपना लेते हैं तो उनको हम काजरी किसान मित्र की तरह भी बनाते हैं, और वो किसान मित्र हमारी टेक्नोलॉजी को अपस्केल करने में, दूसरे किसानों को समझाने में हमारी मदद करते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणालियों के विकास के लिए आधारभूत और स्वीकार्य अनुसंधान करना है। प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति, मरुस्थलीकरण प्रक्रिया और उसके नियंत्रण के लिए डिजिटल आंकड़ों सहित सूचना एकक के रूप में कार्य करना और गंभीर सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए पशुधन आधारित कृषि पद्धति और चारागाह प्रबंधन के तरीकों को विकसित करना भी संस्थान के उद्देश्यों में शामिल है। इसके साथ ही उत्पादन प्रणालियों में उच्च और उचित प्रौद्योगिकियों का उपयोग और विकास और हस्तांतरण करना भी संस्थान का उद्देश्य है। ये संस्थान 60 वर्षों से अधिक इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस संस्थान की जो उपलब्धियां हैं वो अनेक हैं, जिनके अंदर सबसे पहली उपलब्धि जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पहचान मिली है वो है कि रेत के जो टीले थे, जो समय के साथ साथ अस्थिर रहते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते थे, उनको किस तरह से स्थिरीकरण किया जाए, ये संस्थान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके साथ साथ शुष्क क्षेत्रों के अंदर कौन सी फसलें उगाई जाएं, उन फसलों की किन किस्मों को उगाया जाए, इसका जवाब भी इस संस्थान के शोधकार्यों से मिला है। शुष्क क्षेत्रों के अंदर सबसे बड़ी समस्या पशुओं के लिए चारा की गुणवत्ता और चारा की उपलब्धता के बारे में होती है, क्योंकि शुष्क क्षेत्रों के अंदर
पशुओं की महत्ता फार्मिंग के अंदर कई बार फसलों से भी ज़्यादा होती है, तो उन पशुओं की रखरखाव और उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, ये भी इस संस्थान ने के कार्य द्वारा एड्रेस किया गया है। बदलती जलवायुवीय परिस्थितियों में शुष्क कृषि में विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। इनका लाभ उठाने के लिए इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान की आवश्यकता को देखते हुए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। स्थापना वर्ष से अब तक संस्थान ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1962 में की गई और इसका मुख्य उद्देश्य भेड़ के उत्पादन से संबंधित सभी पहलुओं पर अनुसंधान करना है।